ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए चिकित्सा और स्वास्थ्य में होम्योपैथी पद्धति की उपयोगिता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर सुभाष कौशिक। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विभूति मिश्र। श्रोताओं, सुर्खियों में आपका स्वागत है और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुभाष कौशिक जी हैं। ये डायरेक्टर जनरल हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी में। कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी के जनक जर्मन फिजिशियन स्कॉलर सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिन के मौके पर वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मनाया जाता है, जिनका मकसद होम्योपैथिक दिन के बारे में जागरूकता फैलाना है। कौशिक जी, ये बताएं कि इस प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की आज कितनी प्रासंगिकता है? जी देखिए, अभी तो होम्योपैथी हर जन इसके बारे में जानता है। अभी जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, जो आयुष मंत्रालय है, आयुष 5 विधाओं से बना हुआ है। ए स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, फिर वाई से योगा, देन यू से यूनानी, एस फॉर सिद्धा। एक साउथ में एक हमारा सिस्टम है, वो बहुत पॉपुलर है, और एच स्टैंड फॉर होम्योपैथी। तो होम्योपैथी का आजकल बहुत ज्यादा पेशेंट फुटफॉल, और स्पेशली हमने देखा हो पूरे आयुष सिस्टम के बारे में ही, जब से स्पेशली कोरोना हुआ है उसके बाद से बहुत ज्यादा इन सब की मान्यताएं और बहुत ज्यादा इस पे पेशेंट फुटफॉल बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि एक हर पैथी की एक अपनी लिमिट है, और बहुत सारी जो हमारी कन्वेंशनल ड्रग्स हैं और वो सब हमने देखा कि हर एक चीज की एक लिमिट है। तो अब बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करने का समय आ गया जी। तो बहुत सारी चीजें अनटच्ड थी रही हैं, जिनके बारे में लोग ये सोचता था कि चलो बाद में देखेंगे, सोचते थे पहले। अब उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, और उसमें भी होम्योपैथी एक है। होम्योपैथी बहुत पुरानी है, और ये इसका जन्म तो जर्मन में हुआ था जी। लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर पैथी है, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा होम्योपैथी के चिकित्सक और विद्यालय और गवर्नमेंट पेट्रोनेट सब यहाँ पे है। तो अभी क्या है कि जैसे हम बात करें कि ये इसकी जो हमारी स्ट्रेंथ है होम्योपैथी की, इसमें क्या होता है कि हमारे पास लगभग 3,47,000 रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं। बहुत पहले मुझे ध्यान है कि जब एक शुरू में डिप्लोमा हुआ करता था होम्योपैथी में, वो 3 साल का डिप्लोमा हुआ था। बाद में फिर धीरे धीरे सारी चीजें सिस्टमाइज हुई, फिर डिग्री हो गई, उसके बाद फिर एमडी कोर्सेज इसमें शुरू हो गए, और अब तो पीएचडी भी शुरू हो गया। तो जब आप किसी भी इंसान की सेहत से बात कर रहे हैं, जब आप किसी इंसान के बारे में उसकी सेहत को ठीक से करने के चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके शरीर में क्या चल रहा है। तो जिस प्रकार से हमारी कन्वेंशनल ड्रग वाले जो हैं, जो हमारे साथी हैं, वो जो सब पढ़ते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वो सब हमारे डिग्री कोर्सेज में वो सारी चीजें शामिल होती हैं। और इसमें सिर्फ ये है कि होम्योपैथी का पार्ट जो हमारी फिलॉसफी अलग तरीके से उसको साथ में पढ़ाया जाता है। तो रेलेवेंस तो ये कि पेशेंट फुटफॉल से सबसे पता लगता है कि भाई पेशेंट का फुटफॉल कितना है। तो अभी भी आयुष विधाओं में होम्योपैथी में बहुत ज्यादा पेशेंट का फुटफॉल है और विश्वास है, और अभी उस विश्वास को ही हम कायम करने के लिए एक सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी का जन्म हुआ था 1978 में। तो वो रिसर्च के माध्यम से, एविडेंस के माध्यम से उस चीज को अभी जनता के सामने अपने पब्लिकेशंस के थ्रू ला रही। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर CCRH यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, तो यहाँ ये नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है और क्या चर्चा हो रही है यहाँ पे? इसमें ऐसा था कि होम्योपैथी डे अभी 2016 से सब मनाना शुरू किया। एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक ऐसा था इनिशिएटिव कि इस दिन हमारे ये जो डॉक्टर हैनीमैन हैं, जिन्होंने होम्योपैथी इजाद की थी, उनका जन्मदिन होता है। तो ताकि सोलो में जो सभी करते हैं, अभी क्या होता है कि हर आदमी अपने उस दिन हैनीमैन जी की फोटो लेके माला चढ़ा देता है, और अपना 10-15 लोग इकट्ठे होकर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। तो अभी सोलो का समय चला गया। अभी हमारा था कि एक सॉलिडेरिटी का समय है, जिसमें हम सारे के सारे मिलके कम से कम 2 दिन का एक चिंतन करें कि होम्योपैथी किस दिशा में जा रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, क्या रोड मैप हमारा है, अभी तक हमारे क्या अचीवमेंट है। और इसमें क्या है कि हमने अभी जो हमारा समारोह है, जिसमें आदरणीय राष्ट्रपति महोदया थी हमारी चीफ गेस्ट, इसमें 7300 हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे। रजिस्ट्रेशन कितने लोगों का था। इसमें ये हो रहा है कि भाई होम्योपैथी में कौन क्या कर रहा है, सब अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक मंच उन लोगों को एक इकट्ठा मिलना चाहिए। तो पहले क्या होता था कि 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हमसे कहा था, CCRH से कहा था कि आप इसको आयोजन, एक तरीके का ये सरकारी आयोजन होता है। अभी हमने क्या किया इस बार इसमें कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और जो बहुत सारे प्राइवेट रिसर्चर्स हैं जो अपना अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है, और नीचे बैठी जनता उनको सुनती है, उनसे काउंटर क्वेश्चन करती है, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम उनसे सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि CCRH ही सारी की सारी रिसर्च सिखाए, बहुत सारे लोग अपने
खुद के पैसे से, अपने खुद के धन से अपना बहुत सारा अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो वो भी एक सभी के सामने आना चाहिए। मेजॉरिटी तो स्टूडेंट्स की है, जो हमारे पीजी स्टूडेंट्स हैं, एमडी वाले हैं, उनको एक आगे एक दिशा मिलती है कि भाई आगे कार्य कैसे करना है। ये एक इसका मेन पर्पज है। और इसमें बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे रिसर्चर हैं, बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। होम्योपैथी में अभी करीब 400 प्लस जीएमपी सर्टिफाइड इंडस्ट्रीज हैं। हमने इंडस्ट्रीज का भी सेशन किया है इसके बीच में। वेटनरी होम्योपैथी पे बहुत ज्यादा कार्य हो रहा है। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे कर रहे हैं, जैसे अमूल डेयरी में कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग कर रहे हैं। तो उनको भी हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम उनकी सुने। कम से कम जो वो होम्योपैथी के डॉक्टर नहीं है, वो वेटनरी साइंस के डॉक्टर हैं, तो लेकिन वो कैसे करते हैं, क्या उनकी कुछ परेशानियां हैं, उनको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो ये एक बहुत अच्छे पैनल डिस्कशन हमने इसमें रखे हैं और करीब हमारे पास 90 स्पीकर्स हैं इस बार। और इसके अलावा पोस्टर्स प्रेजेंटेशन है। जो बच्चे हैं वो जो अच्छा कार्य कर रहे हैं वो अपने बारे में बताएंगे, तो बड़े बड़े एक्सपर्ट इसमें हैं, वो उनको बताते हैं आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं। तो इस टाइप की एक बृहद चर्चा इस बारे में हो रही है। एक रोड मैप हम तय कर रहे हैं कि भाई मैं आगे अगले साल के लिए एक कहना चाहिए कि हमारी तैयारी चलेगी। हम अगले साल अभी तक क्या किया है और अगले साल में क्या क्या पॉइंट्स टेक अवे मैसेज हो सकते हैं। होम्योपैथिक इलाज पद्धति में हमने अक्सर सुना है कि इस जड़ से किसी बीमारी को खत्म करने की क्षमता रखता है और करता है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि गांव में या किसी सुदूर जगह पे थोड़ा सा विश्वसनीयता का प्रश्न हमारे सामने चला आता है। इससे कैसे बचा जाए और क्या इसके लिए आप सोचते हैं? जी, हर चीज का एक नियम है। अगर नियम से सब चीजें चलेंगी तो सब कुछ सही रहेगा। होम्योपैथी को प्रैक्टिस करने के भी एक नियम है। जैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हैं, ऐसी होम्योपैथी का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि एक फिजिशियन के क्या कर्तव्य है, वो कैसे मेडिसिन देगा, कब मेडिसिन देगा, कब मेडिसिन देनी है, कब मेडिसिन नहीं देनी है। तो इस टाइप की उसमें सारी की सारी चीजें रहती हैं। लेकिन अभी अगर कोई अपनी तरीके से कुछ चलाने लगे तो उसको होम्योपैथी नहीं कह सकते। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सिर्फ वही होगा जो हमारे बुक्स में लिखा है। उसमें नई नई रिसर्चेज हो रही है, डेफिनेट सी बात है। लेकिन जैसे होम्योपैथी में एक बहुत सिंपल सा मैं आपको बताऊं, एक लेमन लैंग्वेज में मैं बताता हूं आपको कि एक होम्योपैथी का एक सिद्धांत है कि एक बार में एक दवा दिया जाता है, उसका क्या असर रहता है, उसके बाद जब पेशेंट अगली बार आएगा तो उसकी या तो सहयोगी दवा देंगे या उसकी विरोधी दवाई देंगे। अगर हमें लगता है कि कुछ समय के लिए फायदा होकर फिर वापस पेशेंट बीमार हो रहा है तो उसकी हम पावर बढ़ा के देते हैं। लेकिन अभी एक कॉमन प्रैक्टिस ऐसी हो गई है कि जो उनकी सोच तो एलोपैथी वाली है, लेकिन वो गलती से कभी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रहे। तो जैसे एलोपैथी में 2-4 मेडिसिन का मिक्सचर होता है, ऐसे ऐसे करके वो होम्योपैथी देते हैं। अब उसमें रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वो होम्योपैथी के रिजल्ट अच्छे नहीं है, वो तो बुरे भी होम्योपैथी के सर पे नहीं आने चाहिए। और जैसे बताया गया है कि भाई अब तो डिग्री आ गई है और एमडी हो गया है, तो अब तो बहुत अच्छा स्टफ हमारा आ रहा है, पेशेंट फुटफॉल भी बढ़ रहा है। और एक एविडेंस अगर आप नहीं रखेंगे किसी भी चीज का, एविडेंस बेस्ड नहीं है, तो ये तीर तुक्के वाला जमाना चला गया। आजकल तो गूगल का जमाना है, हर को पता है कि भाई क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। इसके लिए एक सीधा पैरामीटर है, 6 पैरामीटर होते हैं कि आप स्वस्थ हैं या नहीं है, या स्वस्थ की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे किसी बीमारी के बाद। सबसे पहले आपकी भूख ठीक लगनी चाहिए आपको, अकॉर्डिंग टू जितना आप खाते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू सीजन आपको जो है पानी की प्यास भी लगनी चाहिए, आपके बॉवल्स क्लियर रहने चाहिए, आपको नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नींद अच्छी आनी चाहिए। इसके अलावा एक स्टेमिना टू वर्क होना चाहिए, काम करने की इच्छा आपके अंदर रहनी चाहिए। एंड टॉप ऑफ इट एक होता है डिजायर टू वर्क, आपकी काम करने की इच्छा रहनी चाहिए। तो स्टेमिना हुआ और एक इच्छा हुई कि आपका मन करे मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। अगर ये 6 चीजें आपके साथ हैं तो आप स्वस्थ हैं, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। और जैसे WHO की डेफिनेशन है कि पहले फिजिकल लेवल पे आपने ठीक कर दिया और मेंटली वो ठीक हो गया, तो वो उसको हेल्थ की डेफिनेशन में नहीं आता है। तो ये एक पैरामीटर है, इसके हिसाब से देखें। और मैं तो उन साथियों को भी एक विनती करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो होम्योपैथी में कुछ मिक्सोपैथी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये होम्योपैथी को होम्योपैथी के तरीके से करें। निश्चित रूप से बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और किसी को अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो CCRH जो है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, इस चीज को बढ़ावा देती है। हमारी वेबसाइट है, हमारे पब्लिकेशन है, उसमें वो जाके कुछ भी कर सकते हैं, हमसे मेल के थ्रू बात कर सकते हैं, हमसे मिलने आ सकते हैं। किसी को अगर लगता है कि नहीं वो पुराने तरीकों से अभी नहीं चल रहा है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि होम्योपैथी में अगर इलाज के मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन और प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड इलाज की बात करें तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? एक अभी जो है ना BIA एक डिपार्टमेंट है, ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, उसमें जो है ये सारी की सारी चीजों को कि होम्योपैथिक मेडिसिन की इवन जो जिसमें हम दवाई देते हैं, गोलियां की जो शीशी होती है, शीशी कौन सी होनी चाहिए, कांच की होनी चाहिए या प्लास्टिक की होनी चाहिए, प्लास्टिक में भी कौन सी प्लास्टिक है,
और जो गोलियां हैं उसके इवन साइज तक का भी हमने बताया कि साइज पहले तो होता था कि 5-6 गोली लेके कोई भी अपना सुबह दोपहर शाम कर रहा है। अभी हम ऐसी कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि 2 गोली लेने से या 6 गोली लेने से क्या वाकई कुछ चेंज आ रहा है क्या। तो स्टैंडर्डाइज, जैसे आपने कहा कि स्टैंडर्डाइजेशन एक बहुत जरूरी है और स्टैंडर्डाइज हम कर रहे हैं इस चीज के लिए, और निश्चित रूप से इसके बहुत अच्छे रिजल्ट अभी 1 साल के अंदर अंदर आने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से कार्य हो रहा है। बहुत सारी हमारी मेडिसिन हैं जो अभी, जैसे कई बार आप सुनते होंगे होम्योपैथी तो प्लेसिबो है जी, कुछ काम नहीं करते। एक तो ये बड़ा कॉमन है कि इसके साइड इफेक्ट होंगे क्या, लेकिन ये बात तय है कि कोई भी किसी चीज का अगर इफेक्ट है तो 100% साइड इफेक्ट भी होता है। तो एक डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस इसमें बोला जाता है कि वो फार्माकोविजिलेंस वो देखता है कि होम्योपैथी की गुणवत्ता क्या है, क्या वो मेडिसिन वाकई सही भी थी उसकी फॉर्मेशन के टाइम में। ऐसा तो नहीं कि आप होम्योपैथी किसी ने ली और उसको नुकसान हुआ, लेकिन वो होम्योपैथी प्रेस्क्रिप्शन की वजह से नुकसान नहीं हुआ, होम्योपैथी मेडिसिन की क्वालिटी की वजह से नुकसान हुआ। तो प्रेस्क्रिप्शन पे तो हम चाहते हैं कि हर ये होम्योपैथ अपनी जिम्मेदारी समझे और जो हमारे प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसके हिसाब से इलाज करे, तो निश्चित रूप से होम्योपैथी का भी भला होगा और उनका भी भला होगा। जी, होम्योपैथी अपने आप में एक समग्र इलाज पद्धति है, लेकिन इसमें सर्जरी का इस्तेमाल बहुधा नहीं होता है। यह माना जाता है कि शरीर में बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है और होम्योपैथी दवाएं जो है इस क्षमता से वो ठीक कर देती हैं। लेकिन ऐसे बहुत सी चोट और शारीरिक स्थितियां हैं जहां शल्य चिकित्सा जरूरी पड़ती है, जैसे कि हड्डी टूटना, कोई अंग बदलना। उस रूप में होम्योपैथी किस रूप में सहायक है और क्या इसकी चुनौतियां हैं, इस पे क्या सोचते हैं? कोई भी बीमारी है हमारे शरीर में 2 वजह से आ सकती है। किसी अंग का या तो फंक्शनल डिसऑर्डर है, उसके फंक्शंस ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, या उसका स्ट्रक्चरल चेंज उसमें आ गया है, उसका ढांचा ही बदल रहा है। तो जहां भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे वहां होम्योपैथी का कोई भी पैथी कारगर नहीं हो सकती, क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज आने से उसका पूरे का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। लेकिन जहां फंक्शन में चेंज है, फंक्शनल चेंज, ऑर्गन ठीक है, स्वेलिंग हो रहा है, उसकी वजह से उसके फंक्शन इधर उधर हो रहे हैं, तो आप स्वेलिंग को ठीक कर देंगे मेडिसिन से तो फंक्शन नॉर्मल हो जाएंगे। तो सर्जरी का रोल तब है जब स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। अब किसी को फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर में उसको अगर आपने प्लास्टर नहीं किया, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो कितनी भी होम्योपैथी खा लें या कितने भी पेन किलर खा लें, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ना है। आपका एक सिंपल सी बात है कि फ्रैक्चर हुआ है तो उसको जब तक हड्डी सेट करके उसको प्लास्टर करके रोकेंगे नहीं, तब तक वो वहां पे जो कहते हैं ना कि क्योर वाला या ठीक होने वाला प्रोसेस से नहीं शुरू होगा। तो उस प्रोसेस को शुरू करने के लिए आपको जहां जहां जरूरत है, सर्जरी है तो सर्जरी का कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि कोई भी ऐसी मेडिसिन है कि जो सर्जरी का विकल्प साबित हो सकती है। जहां सर्जरी जरूरी है, जहां आवश्यकता है, वहां पे सर्जरी ही आवश्यक है। उसके साथ आप क्या दे रहे हैं, होम्योपैथी दे रहे हैं, एलोपैथी दे रहे हैं, पेन किलर दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, वो सारी की सारी दूसरी चीज है। तो जैसे चाइना में बताते हैं कि भाई वो सर्जरी करते हैं और उसके बाद एक्यूपंक्चर करते हैं या कुछ अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन देते हैं। तो ट्रेडिशनल एंड कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का जो है एक लिमिट तो है, लेकिन कहा जाता है कि भाई अगर आप अपने जैसे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर आजकल बहुत कॉमन है, उसकी वजह से शुगर हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, थायराइड की तकलीफें हो रही हैं, बहुत सारी तकलीफें ऐसी हैं, तो अगर आप सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल ही चेंज कर देंगे और साथ में जब तक आपको फंक्शनल डिसऑर्डर है कुछ मेडिसिन साथ में रख लेंगे तो निश्चित रूप से वो आप वापस जा सकते हैं। मतलब रिवर्सेबल अगर आपकी डिजीज है, एक रिवर्सेबल कंडीशन है, तो उसमें होम्योपैथी या किसी भी पैथी का रोल है। जहाँ स्ट्रक्चर में चेंज आ गया तो वहां पे कोई भी पैथी कुछ नहीं काम करेगी, वहां सर्जरी का ही एक डिसिसिव रोल होता है। अगर ये चर्चा करें कि इसे और अधिक सक्षम और समर्थ कैसे बनाया जाए, लोगों के बीच कैसे इसका ज्यादा प्रचार प्रसार हो, लोग विश्वास करना शुरू करें, तो क्या इसके गुणवत्तापूर्ण निदान के लिए आपको लगता है कि और अधिक अनुसंधान की जरूरत है, और अधिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों की जरूरत है या मेडिकल कॉलेजों की जरूरत है? आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास बहुत सारा है। मैंने जैसे अभी बताया था कि 3,47,000 हमारे पास रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। 247 हमारे पास लगभग ये यूजी कॉलेज है जहाँ डिग्री की पढ़ाई होती है। 61 करीब हमारे पास पीजी कॉलेज है जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट एमडी की पढ़ाई होती है, और कई यूनिवर्सिटीज में कई कॉलेज में पीएचडी भी शुरू कर दी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, लेकिन उसके बाद वो क्या आगे करते हैं ये डिपेंड करता है कि उनकी क्या मनोदशा है, वो क्या चाहते हैं। होम्योपैथी को होम्योपैथी के तरीके से करेंगे तभी कुछ होगा। रिसर्च में खाली एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है, और आजकल जैसे इंटीग्रेटिव मेडिसिन का जमाना है। इंटीग्रेटिव में होता है कि एक कैफेटेरिया अप्रोच है। कैफेटेरिया अप्रोच के अंतर्गत एक ही हॉस्पिटल है, वहाँ पे एलोपैथी वाले भी बैठे हैं, होम्योपैथी वाले भी बैठे हैं, आयुर्वेदा वाले भी बैठे हैं, यूनानी वाले भी बैठे हैं। तो एक रेस्पेक्टेबल रेफरेंस चलता है उसमें। रेस्पेक्टेबल रेफरेंस में ये है कि भाई आपको लगता है कि ये मेरी पैथी का काम इसमें नहीं करेगी, तो वो दूसरे को रेफर कर देगी। आप चलो हमने सुना है जी इस पैथी में तो इस चीज का बहुत अच्छा इलाज है। जैसे होम्योपैथी में कहते हैं कि भाई पथरी बहुत अच्छे से निकल जाती है, किडनी की पथरी निकल जाती है, वहाँ सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सारी टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस के टॉन्सिल्स का बहुत अच्छा इलाज होता है, वहाँ टॉन्सिल्स की ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं गाल ब्लैडर में स्टोन है तो गाल ब्लैडर के स्टोन में कोई भी पैथी काम नहीं करेगी, वहां तो गाल ब्लैडर को काट के वो निकालते हैं, जो एक तरीका है। तो एक समग्र
एक जो कहते हैं ना अप्रोच होनी चाहिए इसमें कोई पैथी बड़ी और कोई पैथी छोटी नहीं है। डॉक्टर सुभाष कौशिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे चिकित्सा और स्वास्थ्य में होम्योपैथी पद्धति की उपयोगिता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर सुभाष कौशिक। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विभूति मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।